अगर किसी को पता चल जाए कि उसका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है, तो क्या वो अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी मतलब नए सिरे से डिजाइन कर सकता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? हाँ, और आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो आज हमारे हाथ एक ऐसी ऑडियो बुक समरी लगी है जिसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है, यू बिकम वॉट यू थिंक। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, पर क्या इसमें वाकई कोई दम है या ये सिर्फ मतलब अच्छी बातें हैं? बिल्कुल, आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के हिसाब से हमारे विचार असल में हमारी हकीकत बनाते कैसे हैं। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है, और सबसे जरूरी, क्या हम अपनी सोच को काबू में करके सच में अपनी किस्मत बदल सकते हैं? सही है, तो चलिए इस आइडिया को परत दर परत खोल कर देखते हैं कि कैसे एक अकेला विचार किसी की पहचान, उसके फैसले और आखिर में उसकी मंजिल सब कुछ तय कर सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे सिर्फ एक फलसफे की तरह नहीं देखती, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को भी छूने की कोशिश करती है। अच्छा। हाँ, दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं और हमारे गहरे विश्वास कैसे हमारे भविष्य का नक्शा तैयार करते हैं, इन सभी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? किताब का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? सबसे बुनियादी सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसे किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक नियम की तरह समझाया गया है। मतलब? किताब कहती है कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही हमारे विचार, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन की परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लगता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई सुबह नींद से उठता है और उसका पहला विचार होता है, उफ, आज का दिन तो पक्का खराब जाएगा। अब उसका दिमाग इस विचार को एक कमांड की तरह लेता है। वो दिन भर उन चीजों पे ही ध्यान देगा जो इस बात को सही साबित करें। अच्छा, जैसे उसे रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, कॉफी कपड़ों पर गिर जाएगी, बॉस से डांट पड़ जाएगी, और हर घटना के बाद वो खुद से कहेगा, देखा, मुझे तो सुबह ही पता था कि आज दिन खराब है। बिल्कुल, और यहीं पर एक चक्र शुरू हो जाता है। कैसा चक्र? विचार दिन खराब है से एक भावना पैदा होती है, जैसे निराशा या चिड़चिड़ापन। उस भावना से एक्शन प्रभावित होता है, यानी इंसान बेमन से और गलतियां करते हुए काम करता है, और उस एक्शन से जो नतीजा मिलता है वो भी खराबी होता है। फीलिंग प्रोफेसी हो गया। एकदम सही शब्द। इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है। किताब के अनुसार ब्रह्मांड या हमारी बाहरी दुनिया हर विचार का जवाब सिर्फ एक तरह से देती है, एज यू विश, यानी जैसे आपकी इच्छा। जैसे आपकी इच्छा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जिन बैठा है। इसका मतलब है कि हमारा फोकस और हमारी ऊर्जा ही नतीजों को आकार देती है। इंसान जिस चीज पर लगातार ध्यान देता है, उसकी तरफ बढ़ने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। ये एज यू विश वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा सरलता से कह दी गई बात नहीं है जो सच में मुश्किल हालात में हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्या किताब इस बात पर भी गौर करती है कि बाहरी दुनिया का हमारी सोच पर कितना गहरा असर होता है? और वो प्रतिक्रिया हमेशा हमारे विचारों से शुरू होती है। और ये विचार, ये अचानक नहीं आते होंगे? बिल्कुल नहीं, इनकी एक गहरी जड़ होती है। तो ये जो नकारात्मक विचार हैं, जैसे आज का दिन खराब होगा या मैं ये नहीं कर सकता, ये अचानक से तो नहीं आते होंगे। इनकी जड़ क्या है, कहाँ से पैदा होते हैं? बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। विचार तो बस पेड़ के पत्तों की तरह है जो हमें दिखाई देते हैं। असली कहानी तो जड़ों में छिपी है। जड़ों में? हाँ, और वो जड़ें हैं हमारे बिलीफ्स, यानी विश्वास। वो गहरे विश्वास जो हमने बचपन से अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपने क्षमताओं के बारे में बना लिए हैं। मतलब विश्वास एक तरह की फैक्ट्री है और विचार उसके प्रोडक्ट्स हैं जो उस फैक्ट्री से लगातार बन रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है। अगर किसी का अंदरूनी विश्वास ये बन गया है कि मैं किसी काम के लिए काफी अच्छा नहीं हूँ, तो ये विश्वास एक फैक्ट्री की तरह काम करेगा। ओके। और इस फैक्ट्री से मैं सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, जैसे विचार अपने आप बिना किसी मेहनत के दिन रात पैदा होते रहेंगे। और फिर इंसान सोचता है कि मैं इतना नकारात्मक क्यों सोचता हूँ, जबकि असली प्रॉब्लम उसके विचारों में है नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो उन विचारों को बना रहा है।
ठीक यही बात। और ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहता, ये विश्वास सीधे हमारे एक्शन में बदल जाता है। एक्शन में कैसे? जैसे अगर किसी का विश्वास है कि वो अच्छा नहीं है, तो जब कोई बड़ा मौका सामने आएगा, वो इंसान शायद कोशिश ही न करे, वो हिचकिचाएगा, टालमटोल करेगा या कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसका अंदरूनी विश्वास उसे यही करने को कह रहा है। हाँ। तो किताब में इस पूरे क्रम को समझाया गया है। विश्वास से लेकर भाग्य तक का सफर। बिल्कुल पूरा क्रम ऐसे है। सबसे पहले आता है विश्वास। बिलीफ। उस विश्वास से पैदा होता है विचार, थॉट। विचार से जन्म लेती है भावना, इमोशन। भावना हमें धकेलती है कर्म की तरफ, एक्शन की तरफ। और हमारे लगातार किए गए कर्म ही हमारा भाग्य बन जाते हैं। तो अगर मंजिल यानी भाग्य को बदलना है, तो सफर की शुरुआत यानी विश्वास को बदलना होगा। एकदम। ओके, ये विश्वास बदलने वाली बात थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती है। क्या इसके पीछे कोई ठोस साइंस भी है? क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है कि हमारा दिमाग इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है? हाँ, और अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहाँ ये सब वाकई दिलचस्प हो जाता है। किताब एक हैरान कर देने वाला वैज्ञानिक तथ्य बताती है। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है। ओके, अगर वो इंसान शांति से बैठकर सिर्फ अपनी कल्पना में ये सोचे कि वो बहुत आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर हजारों लोगों के सामने बोल रहा है, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो उसका दिमाग इस कल्पनाओं को सच मान लेता है। वो शरीर में वैसे ही न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जो असल में आत्मविश्वास महसूस करते समय होते हैं। अरे हाँ, जैसे किसी जरूरी इंटरव्यू से पहले ही हम मन में सोच कर घबराने लगते हैं और सच में हमारे हाथ कांपने लगते हैं और पसीने आने लगते हैं, जबकि अभी तो हम सिर्फ अपने कमरे में बैठे हैं। बिल्कुल। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर वो असफलता की कल्पना करे कि लोग उस पर हंस रहे हैं या वो अपनी लाइनें भूल गया है, तो दिमाग तनाव वाले हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल रिलीज करता है। शरीर असल में उस तनाव को महसूस करने लगता है, भले ही वो सिर्फ एक कल्पना हो। यहीं पर न्यूरोसाइंस की भूमिका आती है। न्यूरल पाथवे वाली बात है ना? हाँ, हमारे विचार दिमाग में न्यूरल पाथवे यानी तंत्रिका मार्ग बनाते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे जंगल में कोई कच्चा रास्ता। अच्छा। आप उस पर एक बार चलेंगे तो हल्की सी पगडंडी बनेगी। अगर आप रोज उसी रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता पक्का और चौड़ा हो जाएगा। फिर आपका पैर अपने आप उसी रास्ते पर जाएगा। मतलब अगर कोई डर के बारे में लगातार सोचता है तो वो अपने दिमाग में डर का हाईवे बना रहा है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी उसका दिमाग फौरन उसी हाईवे पर दौड़ जाएगा और उसे डर लगने लगेगा। एकदम सही। और अगर कोई आत्मविश्वास और सफलता के बारे में लगातार सोचता है और कल्पना करता है, तो वो सफलता का हाईवे बना रहा है। वाह। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस चीज की मानसिक प्रैक्टिस करते हैं, हमारा दिमाग उसी चीज में माहिर हो जाता है, चाहे वो चिंता करना हो या समाधान खोजना। तो अगर ये रास्ते इतने मजबूत हो जाते हैं, तो क्या ये फिर हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं? यानी खुद से की जाने वाली बातचीत की बहुत बड़ी भूमिका है। सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने मन में खुद से क्या कहते हैं? हाँ, यही हमारी पहचान को गढ़ता है। जैसे अगर कोई खुद से बार बार कहता है मेरी किस्मत खराब है या मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। फिर वो अनजाने में ऐसे काम करने लगता है जो इस पहचान को सही साबित करे। वो सिर्फ उन्हीं मौकों पर ध्यान देगा जो इस बात को सच साबित करते हैं, और अच्छी चीजों को वो नजरअंदाज कर देगा। हाँ, क्योंकि वो उसकी खराब किस्मत वाली पहचान से मेल नहीं खाती। और यहीं पर माहौल यानी हमारे एनवायरनमेंट का जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है। माहौल मतलब हमारे आसपास के लोग हम इंटरनेट पर क्या देखते हैं, ये सब हमारी सोच को डिजाइन करता है। ये एक तरह का मानसिक भोजन है जो हम हर रोज खाते हैं। सही बात है। किताब में कहा गया है कि अगर आप शिकायत करने वालों के साथ रहते हैं तो आप खुद शिकायत करने वाले बन जाएंगे। हाँ, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नए मौकों और समाधान की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। ये सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी ज्यादा सच है। हमारा फीड ही हमारा माहौल बन गया है। बिल्कुल। माहौल सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये मानसिकता का निर्माता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और फिर वो लोग हमारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ये एक चक्र है जो या तो हमें ऊपर ले जाता है या नीचे खींचता है। हाँ, ओके, तो ये सब समझ आ गया। हमारी सोच हमारे विश्वास से आती है,
दिमाग कल्पना हकीकत में फर्क नहीं करता और हमारे विचार हमारी पहचान और माहौल से प्रभावित होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। सबसे पहला और बुनियादी कदम है थॉट अवेयरनेस, यानी अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। इसका मतलब है अपने विचारों पर नजर रखना। हाँ, बस एक दर्शक की तरह। किताब सलाह देती है कि दिन में बस 5 मिनट निकालकर शांति से बैठें और देखें कि मन में चल क्या रहा है। ओके, विचार कैसे हैं? क्या वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, या बस बेकार की चिंताएं हैं? उन्हें जज नहीं करना, बस देखना है और फिर खुद से एक सवाल पूछना है, अगर मुझे चुनने की आजादी होती तो क्या मैं इस विचार को चुनता? ज्यादातर नकारात्मक विचारों के लिए जवाब नहीं होगा। तो जब पता चल जाए कि ये विचार मुझे नहीं चाहिए, तब क्या? और यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, थॉट रिप्लेसमेंट। जैसे ही आप एक नकारात्मक विचार को पकड़ें, उसे तुरंत एक ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक विचार से बदल दें। जैसे अगर विचार आए मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत काटकर सोचें मैं इसे करने का तरीका सीख लूंगा। अच्छा, या मेरी किस्मत खराब है की जगह सोचें मैं हर चुनौती से और मजबूत बन रहा हूँ। बिल्कुल। शुरू में तो ये थोड़ा बनावटी लगेगा, है ना? मन शायद मानेगा नहीं। बिल्कुल लगेगा, लेकिन याद है न्यूरल पाथवे वाली बात, आप हर बार ऐसा करके एक नया छोटा सा रास्ता बना रहे हैं। बार बार करने से वो रास्ता मजबूत होता जाएगा। इसके अलावा और भी कई शक्तिशाली तरीके बताए गए हैं। एक है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये सोच को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आता है। हमारा दिमाग ये देखना शुरू कर देता है कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। इससे फोकस तुरंत बदल जाता है। और एक तरीका शायद मानसिक खुराक का भी है, जिसके बारे में हमने माहौल के संदर्भ में बात की थी। हाँ, मेंटल डाइट। जैसे हम अपने शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी अच्छी खुराक चुनना जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणा देने वाले पॉडकास्ट सुनना, सकारात्मक लोगों से मिलना, हाँ, ये सब हमारे दिमागी माहौल को बेहतर बनाता है। 2 और शक्तिशाली तकनीकों का जिक्र है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। हाँ, विजुअलाइजेशन के बारे में हमने बात की थी। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों को ऐसे कल्पना करना जैसे वो हासिल हो चुके हैं। उसे पूरे विस्तार से देखना, सुनना और महसूस करना। बिल्कुल। और एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यों को वर्तमान काल में दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं हर दिन सफल हो रहा हूँ, मैं शांत और केंद्रित हूँ। ये एक तरफ से दिमाग के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और दोहराने से सब कुछ बदल जाएगा? एक्शन का क्या रोल है? और यही सबसे जरूरी बात है। किताब कहती है कि डर का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। अच्छा। डर को एक्शन से बदलना सबसे शक्तिशाली तरीका है। जैसे ही कोई उस काम को करने के लिए एक छोटा सा कदम भी उठाता है जिससे उसे डर लग रहा है, डर की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। विचार सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं किताब के सबसे मजबूत संदेश पर। यस। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है कि जिंदगी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती कि कोई क्या चाहता है, बल्कि इस बात पर कि वो खुद को क्या मानता है। चाहने और होने का फर्क। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। हर कोई सफलता, पैसा या खुशी चाहता है, लेकिन अगर किसी की अंदरूनी पहचान मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता की है, तो उसे नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। हाँ, क्योंकि उसके सारे एक्शन, सारे फैसले उसी पहचान से निकलेंगे, उसकी चाहत से नहीं। तो आखिरी कदम है अपनी पहचान को ही फिर से लिखना। ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। ये काम बड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत छोटी है। मैं औसत हूँ की जगह खुद को ये बताना कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, या मैं डरपोक हूँ की जगह ये पहचान बनाना कि मैं शक्तिशाली हूँ और चुनौतियों का सामना करता हूँ। बिल्कुल। तो किताब का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जिस व्यक्ति की तरह आप बनना चाहते हैं, उसकी तरह सोचना, महसूस करना और काम करना आज से ही शुरू कर दें। एकदम। पहले शायद ये बनावटी लगे, जैसे कोई रोल निभा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर इसे अपना लेंगे, नए न्यूरल पाथवे बन जाएंगे और आप सच में वही व्यक्ति बन जाएंगे। पहचान बदलेगी तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। वाह। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमारे विचार ही वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया गढ़ते हैं। हमारा दिमाग
हर पल हर दिन अनजाने में हमारी किस्मत को डिजाइन कर रहा है। चुनौती बस इस प्रक्रिया को अनजाने से जानबूझकर करने की है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बीज हमारे विचार है और जिंदगी उसकी फसल। इसलिए अपने विचारों के बगीचे का माली बनना और समझदारी से बीज चुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में छोड़ जाती है। किताब में विचारों को चुनने की बात कही गई है, जो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असली चुनौती एक नए सकारात्मक विचार को चुनना है या उस पुराने गहरे विश्वास को छोड़ना है जिसने किसी की पहचान को सालों से परिभाषित किया है। किसी विश्वास को न मानने की ये मुश्किल प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से होती है?